मेरे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 हिंदी का चैप्टर नंबर 7 ठेस का संपूर्ण क्वेश्चन आंसर। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर लेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ से आप लोग का जो प्रश्न अभ्यास है ये शुरू होता है और फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट से लिया गया है। कहता है क्वेश्चन, गांव के किसान जो थे वो सिरचन को क्या समझते थे। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। इससे पहले मैं आप लोग को बता दूं, यदि आप लोग पिछले चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक का क्वेश्चन आंसर नहीं किए तो जाकर कर लीजिएगा। वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके बच्चों, तो चलिए हम लोग फर्स्ट का क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो देखिए बच्चों, आप लोग आंसर में लिखिएगा कि गांव के किसान जो थे वो सिरचन को कामचोर, ठीक है ना, क्या कामचोर, बेकार का आदमी, धीरे धीरे काम करने वाला, नाप तौल कर काम करने वाला, मुफ्त में मजदूरी पाने वाला समझते थे। मतलब गांव के जो किसान लोग थे वो सिरचन को कामचोर मतलब काम से पीछे भागने वाला, काम है ना बहुत कम करेगा, काम से पीछे भागेगा, बेकार का आदमी है ना, इसको कोई काम धंधा नहीं है, बेकार का आदमी है, धीरे धीरे काम करता है, ऐसा है ना, वो ऐसा काम करता है कि जैसे लगता है कि नाप तोल कर ही काम करता है, मतलब आज इतना बनाना है तो इतना ही बनाएगा। तो ये सब आदमी वो उनको समझते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, इस कहानी में आए हुए विभिन्न आप लोग को पात्रों के नाम लिखना है। क्या लिखना जी? विभिन्न पात्रों के नाम लिखना है, मतलब कहानी में जो जो लोग भूमिका निभाए ना उनका नाम लिखना है। तो आप लोग लिखेंगे, इस कहानी के नायक सिरचन के साथ रेणु जी की माँ, चाची, मंझली भाभी, मानो दीदी इत्यादि पात्र हैं। ठीक है बाबू, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 आप लोग देखिए। कहता है, सिरचन को पान का बीरा किसने दिया था। तो आप लोग उत्तर में लिखेंगे, सिरचन को पान का बीरा मानो दीदी ने दिया था। किसने दिया था बाबू? मानो दीदी ने। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग का क्या कहता है, जरा ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है, आपके विचार से सिरचन का महत्व कम क्यों हो गया। मतलब सिरचन का महत्व पहले बहुत था लेकिन अब जो था वो सिरचन का महत्व कम क्यों हो गया। तो आप लोग बाबू उत्तर में लिखोगे कि देखिए पहले क्या था कि सिरचन जो बनाते थे उनका यूज था, लेकिन अब गांव में उनका बहुत कम यूज होने लगा, तो इसके लिए इनका जो महत्व है ये कम होने लगा। तो देखिए बाबू, आप लोग आंसर में लिखिएगा कि मेरे विचार से, ठीक है, आपका विचार देना है तो हम लिखेंगे मेरे विचार से सिरचन का जो महत्व है ये कम इसलिए हो गया क्योंकि सिरचन के हाथ की कारीगरी चिक और शीतल पाटी बनाने में थी, जिसका महत्व गांव में कम नहीं रह गया था, मतलब कम रह गया था। ठीक है, उसे और किसी कार्य में मन नहीं लगता था। ठीक है, यहाँ पर कम रह गया था। ठीक है, गाँव में उसका जो महत्व था वो धीरे धीरे कम होने लगा और वो दूसरे काम को कोई मन भी नहीं लगता था, उसको वही बनाने में मजा आता था, इसलिए उसका जो महत्व था ये कम होने लगा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, सिरचन चिक और शीतल पाटी स्टेशन पर ले जाकर मानू को देता है, इससे उसकी किस विशेषता का पता चलता है। तो आप लोग आंसर में लिखेंगे, इससे उसकी उदारता का पता चलता है, इससे यह भी पता चलता है कि वह लेखक के घर से बहुत लगाव रखता था। जो इस कहानी के लेखक है ना, ठेस के लेखक, तो उनसे वो क्या करता था, बहुत लगाव रहता था। ठेस के लेखक कौन है बाबू? तो बोलेंगे सर फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, निम्नलिखित गद्यांशों को कहानी के अनुसार क्रमबद्ध रूप में सजाइए। ठीक है ना, तो आप लोग देखिए यहाँ पर 3 वो दिया गया है ना, मतलब तीनों में कौन सबसे पहले हुआ, जो पहले हुआ होगा उस गद्यांश को पहले लिखना है। तो देखिए यहाँ पर क्या कौन सा पहले हुआ था, उस बार मेरी सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली थी, पहली बार ससुराल जा रही थी। ठीक है, उसके बाद क्या है, मानू के दूल्हे ने पहले भी बड़ी भाभी को खत लिखकर चेतावनी दे दी है, मानू के साथ मिठाई और पतीली ना आवे कोई बात नहीं, 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पाटियों के बिना आएगी मानू, तो है ना, ये बात आप लोग समझ गए। दूसरा देखिए, मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती तो मैं पहले ही पूछ लेता भोग क्या क्या लगेगा। ठीक है बाबू, लिख लिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप लोग को क्या लिखना है बाबू, तो सबसे पहले आप लोग इसको लिखिएगा, इसको सबसे पहले लिखिएगा, सबसे पहले ये घटना घटा था। ठीक है, उसके बाद दूसरा में ये लिखिएगा, दूसरा में क्या लिखिएगा, इसको लिखिएगा, क नंबर को दूसरा में लिखना है। उसके बाद तीसरा में इसको लिखिएगा। ठीक है, मानू फूट फूट का रो रही थी, ये इसको तीसरा में लिखना है। तो देखिए हम यहाँ पर क्रमबद्ध में सजा दिए। आप लोग को थोड़ा सा एक बार हिंट दे देते हैं, जैसे मुझे याद है, ये ख्वा वाला है, इसको पहले लिखिएगा, उसके बाद उस बारे मेरी सबसे छोटी, ठीक है ना, तो इसको आप लोग दूसरा में लिखिएगा, है ना, उसके बाद तीसरा में मन फूट फूट कर। ठीक है, इसको आप लोग इस प्रकार सजा लीजिएगा। आगे का क्वेश्चन देखिए, कहता है, निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही या गलत का निशान लगाइए। तो हम लोग लगा लेते हैं जी। कहता है, सिरचन कामचोर था, तो ये बात गलत था। सिरचन अपने काम में दक्ष था, ये भी सही था कि सिरचन जो थे वो
अपने काम में पूरा निपुण थी। सिरचन बात करने में भी कारीगर था, तो ये बात भी सही है। सिरचन वकील था, तो ये बात गलत है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग सही और गलत का निशान लगा लिए जी। चलिए आगे का देखा जाए तो कहता है कहानी के किन किन प्रसंगों से ऐसा प्रतीत होता है कि सिरचन अपने काम को ज्यादा तरजीह देता था, उल्लेख कीजिए। तो आप लोग लिखेंगे जी कहानी के अनेक प्रसंगों से प्रतीत होता है कि सिरचन अपने काम को ज्यादा तरजीह देता था। रेणु जी के घर मानो दीदी की विदाई के पूर्व शीतल पाती और चिक बनाने के लिए सिरचन को बुलाया जाता है। वह अपने काम में तन्मय हो, अगर उसकी तन्मयता बिन विघ्न हो डाले तो वह गेहूं मन सांप की तरह फुफाकर है ना फुफकार उठता और काम छोड़कर चला जाता, फिर वह काम अधूरी ही रह जाता। कहानी प्रसंग में दूसरे दिन जब वह अपने काम में लगा तो खाने पीने की सुधि नहीं रही। उसे चूड़ा गुड़ खाने को मिलता है, वह केवल चूड़ा फाँक रहा है। गुड़ का जो ढेला है या छूता पड़ा है, चूड़ा चबाते समय भी वह अपने काम में तन्मन है, उससे कुछ सुधि नहीं है, मतलब कुछ भी सूझ नहीं रहा है। चूड़ा के साथ गुड़ भी खाता है, इससे स्पष्ट है कि वह भोजन की अपेक्षा अपने काम को ज़्यादा तरजीह दे रहा है। मतलब वह सुबह में जब उसको कुछ गलत बात बोल दिया गया तो वो क्या हुआ, उस दिन काम छोड़कर चला गया, फिर उसके दूसरे दिन जब वो आया तो उसको चूड़ा दिया और शक्कर दिया खाने के लिए। ठीक है ना, तो वो क्या वो उसको चूड़ा को ही फाँक रहा है और शक्कर का ढेला लेकर खा रहा है और काम में ज़्यादा मन लगा रहा है। ठीक है ना, क्योंकि उनको जाना है मानो दीदी को। तब ये नहीं, ये जो शीतल पाती और चिक जो है इसको बनाकर मानो दीदी को जाता है ट्रेन तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, स्टेशन जाता है, तो आप लोग को ध्यान होगा। ठीक है बाबू, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। कहता है इस कहानी में कौन सा पात्र आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों। तो आप लोग आंसर में लिखिएगा इस कहानी में हमें सबसे अच्छा पात्र सिरचन लगा, क्योंकि सिरचन मानवीय गुण से भरा है। वह जिस काम को करता है प्रेम से करता है। उसको कारीगरी के कायल दूर दूर गांव के लोग थे। ठीक है ना, मतलब उनके जो कारीगर थे उनका नाम जो है ना पूरे गांव दूर दूर के जो गांव के लोग थे वो भी जानते थे कि ये अच्छा काम करता है। वह स्वाभिमानी एवं सम्मान प्रिय व्यक्ति है। उसे खाना जो भी मिले वह अपने काम को तरजीह देता था। किसी भी जली कटी बातें सुनकर अपने कारीगरी के प्रति आरोपों को सुनकर वह काम छोड़ देता। अगर वह कोई काम कर रहा है, अगर उसके प्रति उसको आरोप लगाइएगा तो वो काम को छोड़ देता है। जिस काम को छोड़ देता वह काम अधूरा ही रह जाता। कहानी के अंत में सिरचन की आत्मीय गुण चरम पर दिखता है। जब मानो विदाई होकर स्टेशन पर गाड़ी में सवार है, गाड़ी खुलने के समय सिरचन दौड़ता हाँफता गट्ठर मानो दीदी को देते, कहता हुआ दीदी यह हमारे तरफ से शीतलपाती चिक और कुछ की आसानी है। ठीक है ना, वो दे देता है। ठीक है, तो ये बात से पता चलता है। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। आगे पार्ट से आगे का फर्स्ट क्वेश्चन, आपकी दृष्टि में सिरचन द्वारा चिक एवं शीतल पाटी स्टेशन पर मानू को देना कहां तक उचित है। तो लिखेंगे सिरचन के द्वारा स्टेशन पर मानू को विदाई के समय शीतल पाती चिक आदि उपहार देना उचित था। यदि वह घर पर जाता उपहार देने तो कहानी में सिरचन के आत्मीय गुण में कमी आ जाती, फिर तो उसे तो गाँव वाले से ठेस लग चुका था। एक सफल कारीगर सिरचन अपने कला का महत्व देते हुए स्वनिर्मित वस्तुओं का उपहार मानू को स्टेशन पर प्रदान करती है, जो उपयुक्त समय था। ठीक है, आप लोग लिख लेंगे। आगे देखिए, काम के बदले थोड़ा सा अनाज या चंद रुपये देकर क्या किसी मजदूर की मजदूरी का मूल्य चुकाया जा सकता है। इस संबंध में अपना मत लिखना है। तो लिखेंगे मजदूरों को मजदूरी के बदले थोड़ा अनाज या चंद रुपये देकर उसकी मजदूरी का मूल्य नहीं चुकाया जा सकता है, क्योंकि किसी मजदूर या कारीगर की कला अमूल्य होती है। फिर अन्य रुपये से मजदूरी को मूल्य कैसे चुकाया जा सकता है। किसी मजदूर या कारीगर के लिए उसकी मजदूरी का सबसे बड़ा मूल्य है उसकी कला के प्रति आभार व्यक्त करना, कारीगर का सम्मान करना। बाबू, किसी भी टीचर का अगर आप लोग को है ना कला देखे, अगर वो अच्छा पढ़ा रहे, अगर आप उनको रुपया दे रहे और उनका आपको है ना थोड़ा सा भी उनका कला को आप है ना खरीद नहीं सकते। कला को कभी भी खरीदा नहीं जा सकता है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, है ना। कोई व्यक्ति अगर आपके घर में काम करता है और वो कोई भी सामान बना रहा है तो उसको आप ये नहीं समझिएगा कि हम इनको रुपया दे रहे हैं तो हम इनको मजदूरी को इनको है ना खरीद लिए है, ऐसा बिल्कुल भी मत समझिए, है ना। उनको सम्मान दीजिए, उनको है ना थोड़ा सा बताइएगा आपका काम बहुत अच्छा है। ठीक है ना,
तो वो और मन लगाकर काम करेंगे। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं इस कहानी का अंत किए गए अंत से अलग क्या हो सकता है, सोचकर लिखिए। तो लिखेंगे किसी कहानी का अंत किए गए अंत से अलग हो सकता है, लेकिन ठेस शीर्षक कहानी का अंत चरमोत्कर्ष पर जाकर हुआ है, क्योंकि शीर्षक जो अपनी कारीगरी को पुनः नहीं करने का शपथ लेता है वही शीर्षक मानू के घर से विदा हो जाने पर वो रास्ते में अपना उपहार शीतलपाती जो था, चीख था और कुछ को आसानी से प्रदान कर आत्मीयता का अनोखा परिचय देता है, जबकि कहानीकार कहानी का अंत वहीं कर सकता था जहां वह शपथ लेता है मैं पुनः यह काम नहीं करूंगा। कहानीकार समझ जाता कि एक कलाकार को ठेस लगा है, शीर्षक के आधार पर वही कहानी का अंत किया जा सकता था। तो मैंने इस क्वेश्चन का उचित आंसर बताया, ठीक है ना बाबू। तो आप लोग इस प्रकार लिख लीजिएगा। आगे देखिए जी, व्याकरण। आगे देखिए कहता है इन्हें भी जानिए, ठीक है ना, इन्हें भी जानना। तो इन्हें हमको लोग को जानना है। मुहावरे क्या होते हैं, तो ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध ना कराकर किसी विलक्षण अर्थ का बोध कराए मुहावरा कहलाता है। मुहावरे के प्रयोग से भाषा से सरलता, है ना, भाषा को सरल बना देता है। मुहावरे का प्रयोग जो होता है ये भाषा को सरल बना देता है, भाषा में प्रभाव उत्पन्न कर देता है, ठीक है ना। जैसे मुहावरा का अर्थ यहीं पर बता देते हैं और आप लोग को स्वयं करना है, ठीक है। कहता है इन मुहावरों को वाक्य में प्रयोग करते हुए अर्थ स्पष्ट कीजिए। मतलब इस मुहावरा जो आप लोग देख रहे हैं ना, इसका आप लोग को वाक्य में प्रयोग करना है और वाक्य में प्रयोग कीजिएगा तो वहां पर आपको अर्थ भी स्पष्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर कहता है कान देना। कान देना का मतलब होता है ध्यान देना। कान देना का क्या मतलब हुआ बाबू, ध्यान देना, ठीक है ना। तो शिक्षक जो होते हैं जब वो बच्चे को क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चे को शिक्षक की बातों पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। कान देना चाहिए। कान देना मतलब क्या, ध्यान दे रहे हैं। उसके बाद दूसरा कहता है दम मारना। फिर आप लोग लिखेंगे दम मारना का क्या लिख सकते हैं कि बीमार व्यक्ति दम मार कर चलता है। जो बीमार है भाई वो तो धीरे धीरे चलेगा, उनको परेशानी है तो वो तो धीरे धीरे चलेगा। तो यहाँ पर आप लोग वाक्य बनाएंगे कि बीमार व्यक्ति दम मार कर चलता है, ठीक है। मुंह में लगाम ना होना। मुंह में लगाम ना होना मतलब क्या, बहुत बोलने वाला। जो लोग बहुत बोलता है उसको बोलते हैं मुंह में लगाम नहीं है, मतलब जो मन में आ रहा है वो बोलते जा रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे श्याम के मुंह में लगाम ना है, ठीक है ना। मतलब वह क्या, फालतू जो मन में आता है वो बोलते रहता है, ठीक है। उसके मुंह में कभी भी बंद नहीं रहता है, ठीक है। ये बात हुआ है इसका, ठीक है। मतलब आप लोग समझ गए। सिर चढ़ाना। सिर चढ़ाना मतलब क्या, बहुत प्यार करना, ठीक है। सिर पर चढ़ा लिए, नहीं कहते हैं गाँव में कि सिर पर चढ़ा लिए। आप लोग अक्सर गांव में सुने होंगे तो अपने बेटे को सिर पर चढ़ा लेते, मतलब बहुत प्यार करते। तो मम्मी आकर बोलेगी कि सिर पर चढ़ा लिए है, मतलब क्या इतना सिर पर मत चढ़ाइए नहीं तो ये आपको दिक्कत करेगा, ठीक है ना। तो सिर पर चढ़ाना का क्या मतलब हुआ कि बहुत प्यार करना, ठीक है ना। सिर पर चढ़ाना मतलब इसको अत्यधिक प्यार किए। कोई भी आप लोग इसका वाक्य बनाएंगे कि मदन अपने बेटे को सिर पर चढ़ा लिया। मदन अपने बेटे को सिर पर चढ़ा लिया, ठीक है। इस प्रकार प्यारे बच्चों हमने इस प्रश्न का उत्तर बता दिया। तो इस प्रकार आप लोग का ये चैप्टर जो है ये खत्म होता है, समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग का क्लास जो है ये रेगुलर चलता है शाम के 6 बजे, तो आप लोग डेली आकर देख लिया कीजिए सारे क्लास को।